Hello and welcome students. So we were discussing about Mendelian disorders or single gene disorders. These are some examples: sickle cell anemia, color blindness, muscular dystrophy, thalassemia, cystic fibrosis, skeletal dysplasia, hemophilia and phenylketonuria. We'll be taking 3 examples from this to understand how these disorders occur and how are they passed on to the next generation. First of all, we'll be taking hemophilia. Now, हेमो वर्ड आप जहाँ पे भी सुनते हो, हेमो, हीम या आयरन, ठीक है, या फिर अगर ह्यूमन बींग्स या किसी एनिमल की अगर हम बात कर रहे हैं, सो दिस वर्ड ऑल्सो रिमाइंड्स अस ऑफ हेमोग्लोबिन और ब्लड. तो मतलब ये ब्लड से रिलेटेड डिज़ॉर्डर है. एंड व्हाट हैपन्स इन दिस डिज़ॉर्डर इज़ दैट देयर इज़ प्रॉब्लम इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ब्लड की क्लॉटिंग में प्रॉब्लम है. ठीक है, आपको ये पता होगा ब्लड क्लॉटिंग, जब भी कहीं चोट लगती है तो उस चोट में जो ब्लड वेसल्स इंज्योर हुई हैं, ओपन हुई हैं, उसे क्लोज़ करने के लिए ऊपर एक क्लॉट बनता है which closes that injury so that there is no further blood loss. So this is known as clotting of blood, and that clotting of blood requires some factors. कुछ factors चाहिए blood की clotting के लिए. And you know that these factors actually they are proteins. Many of them are proteins, and proteins बनाने की इंफॉर्मेशन कहाँ है? डीएनए पे है. ठीक है, सो डीएनए की इंफॉर्मेशन में अगर कहीं पे भी एक जीन में गड़बड़ आई तो क्या होगा? वो प्रोटीन डिफेक्टिव बनेगा. तो यहाँ पर कौन सा प्रोटीन नहीं बन रहा या डिफेक्टिव बन रहा है या उसकी एक्टिविटी ठीक से नहीं चल रही है? क्लॉटिंग फैक्टर 8 और क्लॉटिंग फैक्टर 9. वो आगे उसकी टाइप्स देख लेते हैं. तो ये फैक्टर बनाने वाली जीन कहाँ पर लोकेटेड है? हमारी 23 क्रोमोसोम्स में से कौन सी क्रोमोसोम है जिसके पास ये फैक्टर बनाने वाली जीन है? दैट इज़ द एक्स क्रोमोसोम. एक्स क्रोमोसोम पर क्लॉटिंग फैक्टर 8 या 9 बनाने वाली जीन है. एंड दिस डिजीज़ इज़ अ एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर. दैट मीन्स कि हेमोफीलिया मतलब ब्लड क्लॉटिंग में प्रॉब्लम तब आएगी जब डिफेक्टिव जीन एक्स क्रोमोसोम पर होगी और रेसेसिव जीन है वो मतलब दोनों पेरेंट से मिलेगी. अगर एक फीमेल को तो वो अफेक्टेड होगी, मेल को एक भी मिल जाए तो अफेक्टेड होगा. आगे देख लेते हैं. सो हेमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर है. ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, बहुत टाइम लगता है. छोटे से कट को भी हील होने में बहुत टाइम लगता है, और अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो डेथ हो जाती है. एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड वाया फीमेल्स टू मेन, एंड मेन आर सफरर्स. ये मैं क्यों कह रही हूँ कि फीमेल से मेल में जा रहा है, मेल से फीमेल में क्यों नहीं जा रहा? ठीक है, वो देख लेते हैं. एंड वाई आर मेल सफरर्स? सो ये हम आगे जो है इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. सो इट इज़ अ फॉल्ट इन ब्लड क्लॉटिंग बिकॉज ऑफ फॉल्टी फैक्टर 8 और 9. बट देर आर टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया जो हम आगे डिस्कस करेंगे. यहाँ देख लेते हैं पहले. इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल described, this disease was described by Skonlin in 1820. इसको पहले हेमोरेफीलिया कहा जाता था. हेमोराफीलिया. ठीक है, हेमोराफीलिया. वाई? फीलिया मीन्स लव एंड हेमोरा मीन्स हेमोरेजिस. हेमोरेजिस मीन्स ब्लड वेसल्स का बर्स्ट होके या उसमें जो है लीकेज होना. ठीक है, दैट इज़ हेमोरेज. ब्लीडिंग एक्चुअली. सो इट इज़ लव फॉर ब्लीडिंग. बाद में इसका नाम जो है हेमोफीलिया कर दिया गया. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रॉयल डिजीज़. क्यों?
क्योंकि क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में कई डिसेंडेंट्स में ये प्रॉब्लम देखी गई है, ये उसमें हेरिडिटी के थ्रू ये आगे कैरी ऑन हो रही है, सो इट इज़ रॉयल डिजीज़. Now, how many type of hemophilia are there? There are three main types: A, B, and C. A is due to problem in factor 8, clotting factor 8. B, originally it was called Christmas disease, और यहाँ factor 9 जो है वो डिफेक्टिव है. एंड C एक माइल्ड तरह का हीमोफीलिया है. इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11. सो 3 टाइप्स आर देयर एंड A इज सीवियर. नाउ इनहेरिटेंस कैसे होगी? X linked recessive पैटर्न है. दैट मीन्स द जीन्स आर लोकेटेड ऑन X क्रोमोसोम. ओके, दैट मीन्स फीमेल्स के पास 2 X हैं, तो दोनों X या एक X पे ये डिफेक्टिव जीन आ सकती है, वो आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे. तो दोनों पे आई तो क्या होगा, क्या आ सकती है दोनों पे, और अगर एक में आई तो क्या होगा वो देख लेते हैं. मेल्स हैव ओनली 1 X chromosome. So what will happen if that X chromosome is defective? That we'll see. One line is important here. Characteristic of X-linked inheritance is that fathers cannot pass X-linked trait to their son. ये जितनी भी X-linked inheritance है उसमें ये याद रखना है कि फादर से सन को X-linked disease नहीं हो सकती. क्यों? Because sons are not getting X chromosome from their father, they are getting X chromosome from their mother. ठीक है. सन जो है उसका लास्ट पेयर XY है और उसको ये जो X मिला है वो उसकी मदर से मिला है. तो जो है फादर से X अपने सन को नहीं जा सकता. तो फादर के X में प्रॉब्लम है. इफ़ द फादर हैज़ सम प्रॉब्लम इन X chromosome, then that problem may not be transmitted to the son. Now, then female with one defective copy of the gene is called a carrier, and she can pass this disease to the son. So now let us see how this disease is passed on. So first of all, first case, here father is normal without hemophilia. Let me enlarge this. फादर जो है नॉर्मल है, हीमोफीलिया नहीं है. XY यहाँ सिर्फ XY क्यों लिया है? बिकॉज ये जो जीन है वो X क्रोमोसोम पे है. ठीक है. सो व्हेन दिस फादर विल मेक स्पर्म्स, जितने भी स्पर्म बने 1 मिलियन बने मान लो, तो क्या होगा? 50% स्पर्म्स आखिरी क्रोमोसोम होगी X, बाकी 50% में आखिरी क्रोमोसोम होगी Y. दिस X इज़ नॉर्मल. Y में तो वैसे ही ये जो है डिफेक्टिव जीन हो नहीं सकती. ना मदर इज़ अ कैरियर. मदर को कैरियर क्यों कह रही हूँ मैं? बिकॉज दिस मदर लास्ट पेयर क्या है? XX. ठीक है. ये मान लो ये ऐसे XX, और इसमें से एक X में ये जीन है, दूसरे X में नॉर्मल जीन है. तो ये जो मैं डिफेक्टिव जीन को मैं रेड पे बना देती हूँ, स्मॉल a, और दूसरी जीन जो है वो नॉर्मल है, कैपिटल A. तो मदर को ये डिजीज़ नहीं होगी क्योंकि ये रेसेसिव डिजीज दोनों स्मॉल a होते तो होता ये कैपिटल A जो है नॉर्मल एलील है, वो फैक्टर बनाने के लिए, मान लो फैक्टर नंबर 8 बनाना है, तो ये एक फैक्टर नंबर 8 बनाने वाली नॉर्मल जीन है ना, तो इनफ फैक्टर 8 बन जाएंगे और मदर को जो है ये प्रॉब्लम नहीं होगी. शील हैव फैक्टर 8 एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है वो होगा. तो शील नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन ब्लड क्लॉटिंग, बट स्टिल she is a carrier because she can pass on this defective allele to the offspring.
बेटे को भी पास कर सकती है, बेटी को भी पास कर सकती है। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे शो करूं? मैं दोनों एक्स में से, 2 एक्स है, जो डिफेक्टिव एक्स है उसके ऊपर मैं एक स्मॉल ए लिख देती हूँ। नाउ मदर वेन एवर मेक्स एग्स, तो सिचुएशन हो सकती है एग को दोनों में से कोई एक एक्स मिलेगा। सपोज द एग हैज़ डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम एंड दूसरे टाइम पे जो एग बना दैट एग हैज़ नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम। फादर के पास स्पर्म भी नॉर्मल था, सॉरी जो है एक्स वाला स्पर्म भी नॉर्मल था और वाई वाला स्पर्म भी नॉर्मल था। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन? फादर का कोई भी गैमेट मदर के किसी भी गैमेट से जुड़ेगा। तो सपोज दिस गैमेट एंड दिस गैमेट, ये दोनों जुड़े, जाइगोट को आखिरी पेयर क्या मिला? एक्स एक्स, दैट विल बी अ गर्ल एंड शी विल बी नॉर्मल, क्योंकि दोनों एक्स नॉर्मल मिल गए। ठीक है, अगर ये वाला एक्स इस एक्स से कंबाइन हो गया होता तो अब क्या होता? डॉटर, बट शी वुड हैव बीन अ कैरियर, वो कैरियर होती क्योंकि एक एक्स डिफेक्टिव है। अगर वाई की फ्यूजन होती, सपोज वाई जो है इस वाले एक्स से कंबाइन होता, तो एक्स वाई, लास्ट पेयर होता है एक्स वाई, दोनों नॉर्मल हैं तो सन होता और नॉर्मल होता। और अगर ये वाई इस एक्स से जुड़ा होता तो क्या होता? देन अ सन एंड दैट टू अफेक्टेड, इस सन को हीमोफीलिया होता। चाहे एक ही कॉपी मिली है डिफेक्टिव, लेकिन वो भी इनफ है क्योंकि वाई पर फैक्टर 8 बनाने वाली जीन है ही नहीं। ठीक है, फैक्टर 8 फैक्टर 9 बनाने वाली जीन किस में थी? एक्स क्रोमोसोम में थी, और वो जीन डिफेक्टिव है। तो साथ में वाई पे तो वो जीन है ही नहीं कि जो फैक्टर 8 बना दे, तो फैक्टर 8 जो है यहाँ डिफेक्टिव बनेगा। सो दिस इज एक्सप्लेन्ड हेयर। तो ये पहले डायग्राम में यही चीज़ एक्सप्लेन करी गई है। ये पहला सन है, इसको हीमोफीलिया नहीं है क्योंकि इसको फादर से वाई मिला है। वाई पे तो वैसे भी डिफेक्टिव जी नहीं है। मदर से नॉर्मल वाला एक्स मिल गया, मदर के पास दोनों एक्स में से एक एक्स नॉर्मल है। दिस डॉटर इज़ अ कैरियर क्योंकि उसको मदर से एक डिफेक्टिव एक्स मिली, लेकिन इसको हीमोफीलिया नहीं है बिकॉज जो दूसरा एक्स है उसके पास फैक्टर 8 बनाने वाली जीन है, नॉर्मल जीन है, वो इनफ फैक्टर 8 बनाएगी। दिस सन, ही हैज़ गॉट डिफेक्टिव एक्स फ्रॉम मदर, मदर से डिफेक्टिव एक्स मिला, फादर से वाई मिला, वाई पे जीन ही नहीं है फैक्टर 8 बनाने के लिए, मदर से एक्स मिला था, वो उसकी जीन डिफेक्टिव थी तो फैक्टर 8 बनेगा नहीं, ही विल बी हीमोफिलिक। एंड दिस डॉटर, दोनों पेरेंट्स से नॉर्मल एक्स एक्स मिला तो शी इज़ नॉर्मल। ठीक है, इट इज़ वेरी रेयर फॉर अ फीमेल टू बी अफेक्टेड। फीमेल का अफेक्ट होना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? मान लीजिए लास्ट वाला, ये इसको मैं रेड कर दूँ, मान लो ये फीमेल डिफेक्टिव है, इसको हीमोफीलिया। अब ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल होता अगर फादर के एक्स को, मतलब ये जो 2 एक्स हैं इसमें से मदर से एक्स जो मिल रहा है मान लो वो अफेक्टेड है, दूसरा एक्स जो है वो कहाँ से मिलेगा? फादर से। फादर में ये एक्स जो है ये अफेक्टेड होना, ये बहुत रेयर चांस है कि दोनों के दोनों पेरेंट्स मदर कैरियर हो, और एटलीस्ट मदर एटलीस्ट कैरियर होनी चाहिए और फादर अफेक्टेड होने चाहिए। तो दिस इज़ वेरी रेयर कि जो है डॉटर को दोनों पेरेंट्स से जो है ये डिफेक्टिव जीन मिल रही है। ये तब हो सकता है जब दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हों, और मतलब कज़न्स में अगर ये मैरिज हुई हो, ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि दोनों पेरेंट्स से जो है डिफेक्टिव जीन मिले। तो ये बड़ा रेयर फैक्टर है कि दोनों पेरेंट, मदर एटलीस्ट कैरियर हो और फादर अफेक्टेड हो और दोनों में मैरिज हो, ये बहुत रेयर है।
Okay, sometimes such affected males, they are not able to reach the age of maturity. कई बार वो जो है हीमोफीलिया अगर सीवियर हो तो ऐसे मेल जो हैं वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहते, ठीक है। या फिर ऐसे मैरिजेस होनी जो है ये बहुत रेयर है कि दोनों पेरेंट्स ही अफेक्टेड हो, दोनों को हीमोफीलिया हो या एटलीस्ट मदर कैरियर हो। सो डॉटर में जनरली ये डिजीज़ देखी नहीं जाती, बट हो सकती है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहती कि इम्पॉसिबल है, इट मे हैपन बट इट इज़ वेरी रेयर। सेकेंड वन, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि फादर जो है वो हीमोफीलिया हो तो ही विल डाई एंड ही विल नॉट गेट मैरिड, इट इज़ नॉट द केस। फादर में भी हीमोफिलिक, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी शादी ऐसी लेडी से हो जो हीमोफिलिक है, जो कैरियर है, दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। सो हियर द मदर इज़ नॉर्मल, शी डजंट हैव हीमोफीलिया। नाउ व्हाट विल हैपन, फादर के जो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है ये डिफेक्टिव है। सो सन आप देखोगे, सन दोनों ही नॉर्मल हैं। क्यों? बिकॉज फादर इज़ नॉट पासिंग एक्स क्रोमोसोम टू द सन। सन को एक्स क्रोमोसोम फादर से नहीं मिलती, मदर से मिलती है। तो मदर के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, तो दोनों सन को एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल मिली है क्योंकि मदर से मिल रही है, और वाई फादर से मिली है। वाई में तो वैसे ही ये जो है डिफेक्ट होता नहीं, तो सन आर नॉर्मल। डॉटर्स आर कैरियर बिकॉज डॉटर्स आर ऑलवेज कैरियर, 100% डॉटर कैरियर ही होगी, क्योंकि एक एक्स तो मदर से मिला है, वो तो नॉर्मल है, दूसरा एक्स फादर के पास है ही डिफेक्टिव एक्स देने के लिए, तो दूसरा एक्स चाहे जितनी भी डॉटर हो जाएं सभी की सभी कैरियर ही होंगी। नॉर्मल डॉटर जो है वो यहाँ पर नहीं हो सकती, ओके, बिकॉज दीज डॉटर आर गेटिंग एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर एंड फादर्स एक्स क्रोमोसोम इज़ डिफेक्टिव। लेकिन अगर मदर कैरियर होती तो नॉर्मल डॉटर हो सकती है, सन भी नॉर्मल हो सकता है, सन अफेक्टेड भी हो सकता है, डॉटर कैरियर भी हो सकती है। बट इफ फादर इज हीमोफिलिक, daughters will always be carrier. Okay, now so this was about hemophilia. Next disease is sickle cell anemia. ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है, सिंगल जीन डिसऑर्डर है। नाउ एनीमिया जो है आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ब्लड में जो है आयरन की कमी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आयरन HB हीमोग्लोबिन बनाने के लिए चाहिए। तो ये सिकल सेल एनीमिया क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम है, लेकिन एक्चुअली वो कम क्यों है? बिकॉज द हीमोग्लोबिन इज डिफेक्टिव, ठीक है, दैट मीन्स देयर आर नॉट इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स which can carry enough oxygen to the body. RBCs healthy नहीं है because hemoglobin is defective. Normally the RBCs they are flexible, round, biconcave, इधर से भी concave हैं, दूसरी साइड से भी concave हैं, round shape है, and they have enough HB to carry oxygen. But what happens in sickle cell anemia? The RBC becomes sickle shaped. ये sickle shape है, क्रिसेंट मून शेप के, ये सिकल शेप के RBC हैं। क्यों ऐसे बन गए? बिकॉज दे हैव डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। नाउ RBC जो हैं वो रिजिड स्टिकी, जो मतलब अगर सिकल शेप के बन गए, नाउ दे बिकम स्टिकी, ये एक दूसरे से चिपकेंगे, दे विल गेट स्टक इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स में ये फंस जाएंगे, दे कैन कॉज blockage to blood flow and enough oxygen is not transmitted, carried on to different parts of the body, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन के बारे में पहले बात करें, फिर डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। हीमोग्लोबिन, हीम नाम मैंने पहले बता, हीम से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आयरन। सो हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 हीम ग्रुप्स, 4 हीम ग्रुप्स हैं,
और हर एक हीम ग्रुप में आयरन है। दैट आयरन गिव्स रेड कलर टू द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। सो 4 हीम ग्रुप्स आर देयर एंड 4 ग्लोबिन चेन्स आर देयर। जो ग्लोबिन पार्ट है, हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन पार्ट है, दैट इज़ अ प्रोटीन पार्ट। ये ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है और वो प्रोटीन चेन्स का बना हुआ है। कितनी चेन है? 4 चेन्स हैं, 1 2 3 4। आउट ऑफ दिस, और हर एक में देखोगे आप बीच में आयरन भी है। ये आयरन हीम ग्रुप ये रहा, दिस वन इज आयरन एंड दिस वन इज द ग्लोबिन पार्ट। ठीक है। सो 4 प्रोटीन चेन्स हैं, 2 आर अल्फा चेन एंड 2 आर बीटा। मतलब एक हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। प्रोटीन है मतलब ये अमाइनो एसिड्स की बनी है। अमाइनो एसिड की बनी है तो अमाइनो एसिड की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी, जिसको जोड़ के अमाइनो एसिड को सीक्वेंस में जोड़कर ये बीटा चेन बनी है। और किस सीक्वेंस में इन अमाइनो एसिड्स को जोड़ना है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी? ये डीएनए के पास होगी। डीएनए में जैसी इन्फॉर्मेशन होगी उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आरएनए बनता है। आरएनए की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अमाइनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन बनाया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही समझाया हुआ है। सो नाउ व्हाट हैपन्स, व्हाई दिस हीमोग्लोबिन इज गेटिंग डिफेक्टेड। उससे पहले ये देख लें, ये एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन एस मतलब डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसकी जो बीटा चेन है वो डिफेक्टिव है। क्यों डिफेक्टिव है? तो 2 अल्फा चेन्स हैं, हर अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड हैं। 2 बीटा चेन्स हैं, हर बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड हैं। सो बीटा चेन्स हैव 146 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, एक में 146, दूसरी में भी 146। नाउ अब ये जो बीटा चेन है, इसको बनाने की इंफॉर्मेशन, इसके अमाइनो एसिड्स को जोड़ने की सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन कहाँ पर है? इट इज़ ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, मतलब ऑटोसोम पे है। ठीक है, क्रोमोसोम 11 पे है। और अल्फा चेन की इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम नंबर 16 पे थी। तो ये बीटा क्रोमोसोम्स ये दिखाई हुई हैं, बीटा जीन्स दिखाई हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पे। 1 फ्रॉम 1 पेरेंट एंड 1 फ्रॉम द अदर पेरेंट, ये बीटा जीन है। नाउ दिस बीटा जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 एंड अब जो ये बीटा चेन बनाएगी उसमें कितने अमाइनो एसिड होंगे? 146। ठीक है, तो मैंने इसका आगे और बाद वाला पोर्शन नहीं दिखाया, मैं आपको समझा देती हूँ फिर भी। ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, 2 स्ट्रैंड है डीएनए के। ये जो 3 बेसिस दिखाए हैं यहाँ पर, these 3 बेसिस, 3 बेसिस को मैंने क्या कहा था? कोडॉन। ठीक है, मान लो ये बीटा जीन का 6वां कोडॉन है, दिस इज अ 6th कोडॉन। उससे पहले पहला कोडॉन, 3 बेसिस का मतलब 1 कोडॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां यहाँ नहीं शो किया गया। ये 6वां कोडॉन है। इसके बाद और भी होंगे, टोटल कितने होंगे? 146 होंगे। तब ये इसका मतलब 1 अमाइनो एसिड, इसका 1 अमाइनो एसिड, इसका मतलब 1 टोटल 146 अमाइनो एसिड है। तो इस तरह के 146 कोडॉन उस एक बीटा जीन में है। वी आर शोइंग यू ओनली द 6th कोडॉन। होपफुली अब आपको समझ आ रहा है ये। सो दिस इज द डीएनए, आई एम एनलार्जिंग इट। ये डीएनए की 6वां कोडॉन, बीटा जीन का 6वां कोडॉन दिखाया है, दिस वन। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है इसलिए 2। फिर क्या होगा? दिस डीएनए विल मेक आरएनए। और आपको मैंने बताया था कि डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड आरएनए बनाता है, तो ये वाला स्ट्रैंड है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, सी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या लगेगा? साइटोसिन की कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन, टी के कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन, साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन। तो आरएनए क्या बनेगा? जीएजी। अगर आरएनए पे 6वें पोजीशन, दिस इज द 6th पोजीशन, 6वें पोजीशन पे जीएजी है, तो जो बीटा
चेन बनेगी, वो एक प्रोटीन चेन है, अमाइनो एसिड्स होंगे, पहला अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवीं की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थी। इस इन्फॉर्मेशन को रीड करके छठवां अमाइनो एसिड कौन सा आना चाहिए? ग्लूटामाइन। GLU मीन्स ग्लूटामाइन। मतलब एक नॉर्मल बीटा चेन में, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में 6वें पोजीशन पे कौन सा अमाइनो एसिड होता है? ग्लूटामाइन। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड, सॉरी, इट इज ग्लूटामिक एसिड। GLU इज ग्लूटामिक एसिड। सो 6वें पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होगा एंड देन दिस बीटा चेन विल बी अ नॉर्मल चेन, नॉर्मल प्रोटीन होगा। नाउ अगर किसी की जीन में डिफेक्ट है, अब दोबारा से यह जीन देखें, एक डिफेक्टिव पर्सन की 11th क्रोमोसोम में एक डिफेक्टिव जीन है, तो वहाँ पे क्या डिफेक्ट है? एक्चुअली होना क्या चाहिए था? GAG। ठीक है, मतलब ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है? ग्वानिन, थाइमिन, ग्वानिन। मतलब एक ही जगह, एडेनिन की जगह इसमें गलती से थाइमिन है। इस एक गलती के कारण आगे जो RNA बनेगा उसमें सेकेंड पोजीशन पे एडेनिन आना चाहिए था, यहाँ सेकेंड पोजीशन पे यूरासिल आ गया और GUG जो है 6th अमाइनो एसिड जो है ग्लूटामिक एसिड की बजाय आ जाएगी वैलीन। तो बीटा चेन में 6वें पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, वैलीन आ गया, तो उसके कारण जो है बीटा जो चेन है वो डिफेक्टिव होगी और हीमोग्लोबिन का डिफेक्टिव बनने के कारण RBC का शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम सिकल शेप्ड, सिर्फ एक पोजीशन पे चेंज होने के कारण। ओके, सो दैट RBC विल बी सिकल सेल्ड बिकॉज 11th क्रोमोसोम पे जो बीटा चेन की जीन है, उस जीन में जो 6वां कोडॉन है वहाँ पर एक बेस गलत जो है एडेड है, GAG के GT, A की जगह T आ गया है वहाँ पे, सिर्फ इस एक पॉइंट म्यूटेशन, दिस इज़ अ पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, एक पॉइंट पे एक न्यूक्लियोटाइड में गड़बड़ है, एडेनिन की जगह थाइमिन है। दिस वन न्यूक्लियोटाइड चेंज लीड्स टू चेंज इन द शेप ऑफ RBC। सो दिस इज सिकल सेल एनीमिया, वो सेल जो है सिकल शेप का होगा। अब इसकी इनहेरिटेंस देखें, सो दिस डिजीज इज ऑटोसोमल एंड इट इज़ रेसेसिव। रेसेसिव मतलब दोनों पेरेंट्स से एक एक डिफेक्टिव जीन आएगी तो बच्चा अफेक्टेड होगा। सो यहाँ पे पेरेंट्स दिखाए हैं, 11th क्रोमोसोम दिखाया है, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 11। 2 कॉपीज़ हैं, फादर के पास, 2 मदर के पास, हर एक सेल में। तो गैमेट बनाने वाले सेल में भी ऐसी कॉपीज़ होंगी। तो जब गैमेट बनेगा, गैमेट में एक क्रोमोसोम नंबर 11 जाना है, तो फीमेल में मान लो ये वाला चला गया 11th क्रोमोसोम, बाकी में ये वाला गया, तो ये वायलेट में मैं ये डिफेक्टिव दिखा रही हूँ। ठीक है, सो 50% एग तो एक ही बनता है, लेकिन हर महीने एक बन रहा है, तो वो या तो ऐसे बनेगा या वो ऐसा बनेगा। ठीक है, उसकी 11th क्रोमोसोम या तो नॉर्मल होगी या डिफेक्टिव होगी। मेल्स में कई सारे स्पर्म बन रहे हैं, किसी को ये 11th मिल रहा है, किसी को ये दोनों में से एक ही मिलना है। ठीक है, मतलब किसी किसी को डिफेक्टिव मिल रहा है और किसी किसी को नॉर्मल मिल रहा है। अब कोई भी मेल का गैमेट किसी भी फीमेल गैमेट से कंबाइन होगा, अगर ये दोनों पिंक वाले कंबाइन हो गए तो क्या होगा? नॉर्मल, क्योंकि दोनों नॉर्मल हैं। पिंक वाला अगर वायलेट से कंबाइन हुआ तो कैरियर होगा, बीमारी नहीं होगी, क्योंकि एक जीन नॉर्मल है, तो वो इनफ हीमोग्लोबिन बना लेगी कि ऑक्सीजन कैरी होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर दोनों डिफेक्टिव जुड़ गए, दोनों वायलेट वाले जुड़ गए, मतलब
दोनों 11th क्रोमोसोम डिफेक्टिव हैं, तो अब सारे के सारे आरबीसी सिकल शेप के बनेंगे एंड दैट पर्सन वुड बी अफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, इस बच्चे को मेल पेरेंट से डिफेक्टिव क्रोमोसोम मिली, 11th क्रोमोसोम, फीमेल पेरेंट से भी डिफेक्टिव क्रोमोसोम मिली, सो दिस इज़ अफेक्टेड। सभी आरबीसी सिकल शेप के बनेंगे। दिस वन, दिस इज़ अ गर्ल। अब यहाँ पे एक्स वाई का कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ 11th क्रोमोसोम देख रहे हैं। मदर से या फादर से, किसी से भी इसको एक मान लो, मदर से ये डिफेक्टिव मिली, फादर से नॉर्मल मिल गई, क्रोमोसोम नंबर 11, सो शी इज़ अ कैरियर। इसको एक पेरेंट से डिफेक्टिव, एक से नॉर्मल, सो दिस person also carrier. This daughter, she has got chromosome number 11 which are normal from both the parents, so she is normal. Okay, so this is how this disease is carried on। मतलब कि अफेक्टेड बच्चे तभी मिलेंगे जब दोनों पेरेंट से अफेक्टेड क्रोमोसोम मिलेगी, तो 100% दिस पर्सन विल बी अफेक्टेड, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब एक भी क्रोमोसोम अगर नॉर्मल मिल गई तो ये जीन जो है ये अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल जीन है, यहाँ पर वो अपने नॉर्मल शेप के आरबीसी बनाएगी, तो उतने आरबीसी भी बहुत हैं ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। देन दिस पर्सन विल बी नॉर्मल, बट मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, बट कैरियर होंगे, क्योंकि अपनी अगली जनरेशन में इसको पास ऑन कर सकते हैं। थर्ड डिजीज़ is phenylketonuria. Phenylketonuria is a genetic disorder where an enzyme known as phenylalanine hydroxylase PAH, phenylalanine hydroxylase is missing or malfunctioning। तो एक एंजाइम नहीं बन रही है या डिफेक्टिव एंजाइम बन रही है। ठीक है, एंजाइम का नाम फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज है, और ये अगर ये एंजाइम डिफेक्टिव है या मिसिंग है तो बॉडी में एक अमाइनो एसिड जमा हो जाती है फिनाइलएलेनिन, क्योंकि इस एंजाइम ने फिनाइलएलेनिन को तोड़ना था। ठीक है, तो जो है बच्चे को फिनाइलकीटोन्यूरिया डिसऑर्डर होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिटेल about this disease in detail. We are eating a number of proteins. Proteins, when they are digested, they are broken into amino acids, and one of such amino acid is phenylalanine. This phenylalanine is broken down by phenylalanine hydroxylase enzyme। ये जो एसिड है अमाइनो एसिड, उसको ये एंजाइम तोड़ देती है, और फिर टायरोसिन जो है टायरोसिन अमाइनो एसिड बनती है। ठीक है, दैट मीन्स फिनाइलएलेनिन इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। बट अगर ये एंजाइम नहीं है तो क्या होगा, टायरोसिन नहीं बनेगा, फिनाइलएलेनिन ऐसे ही रह जाएगी क्योंकि इसको तोड़ा नहीं जा रहा, ये बॉडी में जमा होने लगेगी जिसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, तो ये जो एंजाइम है, एंजाइम इज़ एक्चुअली अ प्रोटीन, ये एंजाइम प्रोटीन की बनी हुई है, तो इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ है, डीएनए के पास है, दैट टू ऑन क्रोमोसोम नंबर 12। क्रोमोसोम नंबर 12 पे ये जीन है जिसने आरएनए बनाकर आगे उस आरएनए के जो है इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड जोड़ के फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बननी थी। ये जीन डिफेक्टिव है, तो ये एंजाइम डिफेक्टिव बन रही है और काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 12, एंड दिस इज ऑल्सो द सेम केस ऑटोजोमल रेसेसिव। ऑटोजोमल क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 12 में है, रेसेसिव का मतलब दोनों पेरेंट से जीन मिलेगी तो ये बीमारी होगी। ठीक है, तो सेम उसी की तरह क्रोमोसोम नंबर 12 गैमेट को एक एक मिलेगा दोनों में से, चाहे ये मिल जाए चाहे ये मिल जाए। मेल में भी क्रोमोसोम नंबर 12 गैमेट में चाहे ये हो चाहे ये हो। अब बच्चों को अगर दोनों पेरेंट से नॉर्मल वाला पेयर मिला है तो वो नॉर्मल होगा, एक पेरेंट से डिफेक्टिव और एक पेरेंट से नॉर्मल मिला है तो वो कैरियर होगा, दोनों पेरेंट से डिफेक्टिव मिल जाए तो उस बच्चे को फिनाइलकीटोन्यूरिया डिजीज़ होगी।
ओके, यहाँ मेल फीमेल का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये क्रोमोसोम एक्स पे या वाई पे नहीं है, दैट इज़ वाई। तो यहाँ जो भी बच्चा है उसको क्रोमोसोम नंबर 12 दोनों पेरेंट्स से मिलनी है। अगर एक भी डिफेक्टिव हो तो कैरियर, अगर दोनों डिफेक्टिव हो तो डिजीज्ड, अगर दोनों नॉर्मल हो तो नॉर्मल। सिम्टम्स, these children appear normal at birth but they have blue eyes and fair hair and skin. If they are not treated, उनकी डाइट थोड़े से ध्यान रखना पड़ता है कि फिनाइलएलेनिन बिल्डअप ना हो। अगर ट्रीटमेंट ना हो तो शुरू में वॉमिटिंग होगी, इरिटेटेड रहेगा बच्चा, स्किन पे रैशेज होंगे, दैट इज़ नोन एज एक्जिमा। यूरिन में और बॉडी में से एक जो है अलग तरह की स्मेल आएगी, मस्टी ऑर्डर। बाद में फिनाइलएलेनिन अगर ब्रेन में जो है डिपॉजिट होने लगे, दैन इट विल लीड टू ब्रेन प्रॉब्लम्स, मेंटल रिटार्डेशन एंड सीजर्स। व्हाट आर दीज सीजर्स? जिसको आप कहते हैं दौरा पड़ना, ठीक है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाएगी। जो है काफ़ी देर तक बॉडी शेक करती रहेगी, बच्चा अनकॉन्शियस हो सकता है, एंड देन उसके बाद थोड़ी देर बाद होश आएगा, जिसको आप कहते हो दौरे पड़ने। जैसे मिर्गी के दौरे जैसे आपने देखे होंगे, शायद सुने होंगे, उस तरह के दौरे पड़ते हैं। सो these are the symptoms of phenylketonuria. So this was about the disorders, चाहे वो जीनोमिक हो, चाहे वो जो है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हो, चाहे वो वन जीन एक बेस में चेंज होने के कारण होने वाले डिसऑर्डर्स हों। हमने हर तरह के डिसऑर्डर्स पढ़ लिए। In the next lecture we'll be discussing about pedigree analysis. So this is all for now.